हाय, दिस इज आर्यस। आज हम समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो समाज संबंधी विचार हमें प्लेटो एवं अरस्तू की कृतियों में मिल जाते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में राज्य एवं समाज से संबंधित नियमों को रेखांकित किया है। अरस्तू ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में सामाजिक घटनाओं, समाज की प्रथाओं, सामाजिक संबंधों का उल्लेख किया है। थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया है। लेकिन समाजशास्त्र विषय का उद्भव यूरोपीय महाद्वीप में हुआ। इसका उद्भव दो महान क्रांतियों फ्रांसीसी एवं औद्योगिक के परिणाम स्वरूप हुआ। समाजशास्त्र का उद्भव तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को समझने एवं निराकरण के लिए हुआ है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें या इतिहास में पीछे जाएं तो यूरोपीय सामंतवादी समाज में आम जनता बहुत ही कष्ट एवं दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रही थी। वहाँ राजतंत्र था, लोग राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने की व्यवस्था केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि भारत या अन्य देशों में जहाँ भी राजतंत्र था वहाँ राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर तुल्य या अंतिम सत्य माना जाता था। यूरोपीय समाज में आम जनता बहुत ही गरीब एवं दुखी थी। उन देशों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी जिसमें अपार धन की हानि हुई थी और इसी के चलते वह समाज बहुत ही पिछड़ा एवं दरिद्र हो गया था। हम आज भी अगर देखें दो परिवारों या दो देशों के बीच में, वैसे हम दो परिवारों का उदाहरण लेते हैं। दो परिवारों में भी जब कोई विवाद होता है, जैसे पड़ोसियों में विवाद होता है, तो लोगों को यह नहीं होता है कि हम हारे या जीतें। यह केवल दो शब्द नहीं रह जाते बल्कि हार और जीत प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है। प्रतिष्ठा के चलते ही व्यक्ति यह नहीं देखता कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है या हमारा कितना जन या धन की हानि हो रही है। यह न देखकर सिर्फ प्रतिष्ठा ही प्राथमिक स्तर पर हो जाता है। वैसे चाहे जो भी लड़ाइयाँ हों, जो भी विवाद हो, हानि दोनों तरफ की ही होती है। इसी तरह यूरोप में भी, मुख्यतः फ्रांस में, राजाओं ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। दो तीन राजाओं, लुई 15वां, लुई 16वां तक आते आते फ्रांस की स्थिति बहुत ही दुखमय एवं जर्जर हो गई थी। फ्रांस का राजा लुई 16वां आम जनता को उसकी समस्याओं एवं जर्जर जीवन से उबारने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही फ्रांस की जनता ने क्रांति का रास्ता अपनाया और क्रांति के पश्चात सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई, समाप्त हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस तरह से समाज में परिवर्तन दिखाई दिया। फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय समाज में परिवर्तन लाया। फ्रांसीसी क्रांति ने परिवर्तन में राजतंत्र को तो समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इसी तरह औद्योगिक क्रांति में उत्पादन तो अधिक मात्रा में हुआ, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई, लेकिन इस क्रांति ने सामाजिक बुराइयों एवं समस्याओं जैसे श्रमिक मालिक विवाद, आवास की समस्या, लोगों का शहरों में अधिक संकेंद्रण, यह समस्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं नई सामाजिक व्यवस्था ने दार्शनिकों एवं चिंतकों को समाज के बारे में सोचने को विवश कर दिया। अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करता है, लेकिन सामाजिक संबंधों को समझने के लिए एवं इसका अध्ययन करने के लिए कोई भी विषय या विज्ञान मौजूद नहीं था। इस पंक्ति में सेंट साइमन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए नए विज्ञान को विकसित करने का प्रयास किया। सेंट साइमन चाहते थे कि सामाजिक जीवन का अध्ययन उसी तरह से विशेष रूप से हो जिस तरह से भौतिक विज्ञान में भौतिक जगत का अध्ययन होता है। सेंट साइमन एवं उनके शिष्य अगस्त कॉम्टे ने समाज की इसी बदलती हुई दशा एवं नई समस्याओं के लिए सामाजिक पुनर्निर्माण के विचार पर बल दिया। इन्हीं बदलती परिस्थितियों को समझने के लिए सन 1838 में अगस्त कॉम्टे ने नए विषय की नींव रखी एवं इसे सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स से संबोधित किया।
तथा सन 1839 में कॉम्टे ने विषय का नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में कॉम्टे ने समाज के अध्ययन के लिए नए विशेष विज्ञान की आवश्यकता को रेखांकित किया। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान कहा। कॉम्टे ने विज्ञानों का संस्करण भी प्रस्तुत किया। इस संस्करण में उन्होंने गणित शास्त्र अर्थात मैथ्स को सबसे पहले एवं समाजशास्त्र को अंतिम स्थान दिया। समाजशास्त्र को कॉम्टे ने सबसे जटिल विज्ञान कहा तथा इसे सभी विज्ञानों की रानी भी कहा।